हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से TVL कोचिंग इंस्टीट्यूट पर में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह ये भी सेशन जो है आपके बिहार ITI इंटर एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अर्थात इसमें भी जो है हम लोग मैथ के प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले जो है हम लोग साइंस के प्रैक्टिस कर चुके हैं। कल हम लोग साइंस और मैथ दोनों को प्रैक्टिस किए थे और आज भी जो है मैथ और साइंस दोनों का करेंगे। यानी कि पहले अभी मैथ को देख लेते हैं, उसके बाद साइंस का जो है हम लोग 10 o'clock में देख लेंगे। जो है 10 o'clock यानी 10 बजे लगभग हम उसको अपलोड कर देंगे और आप उसको भी देख लीजिएगा। तो वो साइंस का आपको 10 बजे मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट माय डियर साइंस का नहीं देख रहे हैं वो काफ़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हम साइंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और उससे जो है काफ़ी कॉन्सेप्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन से आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप आसानी से एग्जाम में क्वेश्चन को पिक कर पाइएगा और अच्छा रैंक ला पाइएगा। तो यदि आप साइंस का नहीं देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप एक बार जाइए और उस साइंस के भी जो है पार्ट को देखिए। आपको अच्छा लगे तो आगे भी देखिए और ना अच्छा लगे तो उसके बाद मत देखिए। और आप कमेंट बॉक्स में ये बोल दीजिए कि सर हमको साइंस का अच्छा नहीं लगा, या फिर जो भी फीडबैक है वो आप बोल दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का जो है मैथ का प्रैक्टिस सेट में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। माय डियर, सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन जो है एक विद्यार्थी द्वारा फंसा हुआ है और वो हमको बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर इसको बता दीजिए, और हम इसको बताना अनिवार्य भी समझते हैं क्योंकि हम 25 नंबर प्रैक्टिस सेट में इसको ज़्यादा विस्तार से नहीं बता पाए थे। क्वेश्चन क्या था माय डियर? 25 नंबर प्रैक्टिस सेट में आपका 4th नंबर क्वेश्चन था। क्या था माय डियर? 4th नंबर क्वेश्चन था। और क्या था? साइन थीटा और ये मोड के अंदर था और प्लस में मॉडुलस कॉस थीटा, यानी कि ये भी मोड के अंदर था। इन दोनों का यदि जोड़ेंगे तो इन दोनों का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको बताने के लिए बोल रहा था। न्यूनतम मान क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा था इस क्वेश्चन में। तो माय डियर, साइन थीटा और कोस थीटा का जो है न्यूनतम मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो न्यूनतम मान का मतलब ही क्या? सबसे कम वाला मान, सबसे कम वाला मान। यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे कि ये सबसे कम मान देगा। तो एग्जैक्टली थीटा का वैल्यू हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 0 डिग्री से, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, इसी तरह बढ़ते रहते हैं। तो पहले 0 डिग्री होता है तो हम लोग 0 डिग्री डालकर यहाँ पे देखते हैं कि आखिर एग्जैक्टली वैल्यू क्या आता है 0 डिग्री पर। तो साइन थीटा का मान यदि 0 डिग्री माय डियर रखिएगा, 0 डिग्री, तो ये आपका साइन 0 डिग्री हो गया। यदि यहाँ पे 0 डिग्री रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा का मान आप यदि 0 डिग्री रख रहे हैं तो यहाँ पे यदि 0 डिग्री रख रहे हैं तो यहाँ पे भी तो आपको 0 डिग्री रखना पड़ेगा ना। तो कॉस 0 डिग्री यहाँ पे भी हो जाएगा 0 डिग्री। अब माय डियर यहाँ पे इसका मान पुट कीजिएगा तो साइन 0 डिग्री का मान 0 माय डियर। आपको याद होगा साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस 0 डिग्री का मान 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कॉस साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होगा। साइन 30 डिग्री का 1/2 होगा तो कॉस जो है 60 डिग्री का मान 1/2 होगा। यानी कि ये दोनों एक्चुअली जो है एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे इसको आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे जो इसका मान आया वो क्या है? 0 + 1 = 1। चूंकि यदि मोड के ये अंदर आएगा तो मोड लगाया ही क्यों है? मोड यहाँ पे लगाया ही क्यों है ये आपको समझना चाहिए। मोड इसलिए माय डियर यहाँ पे लगाया है कि यदि ये मोड के अंदर ये 1 माइनस में आता है तो ये बाहर आएगा तो भी क्या देगा? +1 ही देगा। क्यों? क्योंकि मोड के अंदर माइनस हो या फिर प्लस हो, मोड को हटाएंगे तो वो हमेशा प्लस में ही आंसर देगा। तो यहाँ पे ये वाला बात आपको याद रखना है, ये समझ कर रहना है। तो मोड का मतलब ही क्या कि अंदर माइनस में हो या फिर प्लस में हो, बाहर निकलेगा तो वो प्लस में ही देगा। तो 1 हो गया यहाँ पे। यदि आप थीटा का मान 30 डिग्री रखते हैं, 30 डिग्री, तो आप 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? 1/2। और प्लस कॉस क्या हो जाएगा? कॉस भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस 30 डिग्री का मान माय डियर कितना हो जाएगा? √3/2। अब इसको सॉल्व कीजिए तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 का एलसीएम 2, ये 1 का प्लस √3, 1 + √3। अब यहाँ पे ऐड कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1, यहाँ पे 1 आप प्लस √3 का वैल्यू क्या होता है? लगभग में 1.4 होता है। तो 1.4/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2.4/2। कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 और दशमलव में 2, 1.2। चूँकि यहाँ पे 1 आया है और यहाँ पे 1.2 आया है, तो इसमें बड़ा कौन है? इसमें बड़ा यही तो है, 1.2 और 1
में बड़ा क्या है, 1.2 बड़ा है, और ये आपका छोटा है। अब इसी तरह आप यहाँ पे यदि 45 डिग्री रख कर देखिएगा, थीटा का मान 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है माय डियर, 1/√2। और उसके बाद cos 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा माय डियर, cos 45 डिग्री भी तो हो जाएगा, 45 डिग्री यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ पे भी 45 डिग्री रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या है cos 45 डिग्री का मान, यानी कि दोनों का मान सेम होता है, तो 1/√2, ये भी 1/√2। √2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ऊपर में 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, आप बटा में √2। यही तो होगा, ये होगा कि नहीं होगा माय डियर, √2 हो गया। यहाँ पे यदि इसको √2 को तोड़िएगा तो क्या क्या कैसे टूटेगा, ये √2 और √2 में टूट सकता है, अब बटा में √2, ये √2 से 2 से √2 क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा माय डियर, √2 होगा, क्या होगा माय डियर, √2 होगा। तो ये भी तो एक से बड़े ना हैं, चूंकि एक का वर्गमूल माय डियर, एक का वर्गमूल निकालिएगा तो एक का वर्गमूल एक आता है, तो √2 का वर्गमूल क्या आएगा, एक से बढ़ के तो आएगा, एक से बढ़ के ना आएगा। तो यहाँ पे ये भी जो है आपका इस एक वाले वैल्यू से अधिक हो गया, क्या हो गया माय डियर, अधिक हो गया। तो इसलिए यहाँ पे सबसे न्यूनतम मान होगा वो 1 होगा। और इसी तरह यदि आप 60 रख कर देखिए, 90 रख कर देखिए, इसी तरह 120 रख के देखिएगा, तो ये हमेशा ये 0 डिग्री वाले से जो है अधिक ही देगा। जिस प्रकार ये वाला दे रहा था आपका 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, यदि 60 डिग्री पर रखिएगा तब भी जो है ये 1 से, ये 1 जो आ रहा है इससे अधिक ही आएगा। तो यहाँ पे ये बात तो चूंकि एक्चुअली ये क्वेश्चन जो था इसमें सिर्फ आपको ये याद ही रखना चाहिए था, यानी कि रखना ही पड़ता है आपका। यदि साइन बोले और यदि कॉस बोले, साइन बोले कि साइन का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा तो 1, यदि कॉस का बोले, कॉस का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा तो वो भी 1, क्या होगा माय डियर 1, सबसे न्यूनतम मान 1। साइन कॉस दोनों का सबसे न्यूनतम मान क्या होगा तो 1, वो भी किस में, यदि मोड के अंदर बोले तब, मोड के अंदर बोले तब, क्या माय डियर, मोड के अंदर बोले तो मोड के अंदर साइन का भी बोलेगा तो 1 ही होगा, कॉस का भी बोलेगा तो 1 ही होगा। क्योंकि ये मोड के अंदर नहीं बोलेगा तो यदि आप यहाँ पे 120 लीजिएगा तो 120 लीजिएगा तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्या हो जाएगा माय डियर, -1 आ जाएगा। तो -1 आ जाएगा, तो यदि मोड है तो बाहर निकलेगा तो +1 होगा, +1 देगा, और ये आपका 0 है तो 0 देगा, तो +1 देगा। तो ये मोड के अंदर है तो +1 देगा, लेकिन अगर मोड के अंदर नहीं दे रखा होगा, अगर यहाँ पे मोड के अंदर नहीं दे रखा होगा और कॉस थीटा बोलेंगे, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा का सबसे न्यूनतम मान बताइए और मोड के अंदर नहीं दे रखा होगा, तब आप क्या कहिएगा -1, क्या होगा -1, ओके। और साइन थीटा का भाई इसी तरह बोले तो साइन थीटा का भी क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरह जो है आपको इस सारी चीज़ों को याद रखना है। तो यहाँ पे यही हम बताना चाहते थे कि यदि मोड के अंदर रहे तो थीटा का मान यदि आप कुछ भी रखिए, लेकिन न्यूनतम मान इन दोनों का 1 ही होगा। आप रखिए कुछ पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 0 डिग्री जो है इसी पे जो है इन दोनों का मान न्यूनतम देगा। तो आई होप आप यहाँ पे पूरा अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। इसके बावजूद भी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं तो इसके अंदर कुछ बहुत बड़े फैक्ट है और उसको हम जो है बताने लगे तो लगभग आधा घंटा का क्लास जो है आपको लग जाएगा। तो यदि इसके बावजूद भी नहीं समझ में आया है तो आप माय डियर जो आप कमेंट किए हैं माय डियर, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में फिर से बोलिएगा कि सर अभी भी हमको कतई समझ में नहीं आया है, वो जो आपका 30 मिनट का जो है लेक्चर उस पर आप बताइए, तो हम उस पर बताएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं इसलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे यदि आप यहाँ तक आप समझ गए हैं तो सही है। अब माय डियर यहाँ पे आपको तो सिर्फ यहाँ पे याद ये रखना चाहिए था कि साइन जो है, साइन थीटा का सबसे न्यूनतम मान 1 होता है, कॉस थीटा का सबसे न्यूनतम मान 1 होता है, यदि मोड के अंदर दे रखा होगा तो। अब मोड के अंदर नहीं दे रखा होगा तो -1, ओके। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। चलिए अब हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो माय डियर आज का ये प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो माय डियर क्या बोल रहा है, 3 साझेदारों ABC 3 साझेदार है, 3 गो व्यक्ति है, वो व्यापार में क्रमशः इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, यानी कि 3,60,000 रुपये, और बी जो है 3,78,000 रुपये, और सी जो है 4,14,000 रुपया लगाया है, ठीक है। A B C तीनों अलग अलग रुपया लगाते हैं किसी व्यापार में।
अब एक वर्ष के अंत में में जो है 3,84,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभांश क्या है वो आप बताइए। तो माय डियर यहाँ पे प्रत्येक का लाभांश पूछ रहा है, लेकिन आपको ऑप्शन में सिर्फ एक एक करके दे रखा हुआ है। लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन को भी हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन पहले हम लोगों को क्वेश्चन को के आंसर को तक पहुँचना है। तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। माय डियर 3 व्यक्ति है, एक ए है एक बी है, इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एक ए है एक बी है और एक सी है। अब तीनों जो है एक ही साल के लिए अलग अलग राशि जो है रुपया की राशि वो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किसी व्यापार में। तो यहाँ पे ए जो करता है इन्वेस्ट वो आपका 3,60,000 रुपया करता है। क्या करता है माय डियर? 3,60,000। बी जो इन्वेस्ट करता है वो 3,78,000, 3,78,000 माय डियर। अभी पूर्ण रूप से यहाँ पे देखने का प्रयास किया सिर्फ यहाँ पे 3,78,000 क्या हो गया? 3,78,000। और उसके बाद सीन जो लगाता है इन्वेस्ट करता है वो आपका 4,14,000 रुपया लगाता है। कितना? 4,14,000। और ये तीनों आपका रेशियो में हो जाएगा, रेशियो में कर लीजिए। और सब कितना साल के लिए, कितना साल? एक ही साल के लिए, अर्थात 12 महीना के लिए। तो ये भी 1 साल और ये भी आपका 1 साल के लिए और ये भी 1 साल के लिए। तो 1 से गुना कर दीजिए। सिर्फ आप यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, अभी उलझिए मत। हम इस क्वेश्चन को बना देते हैं, उसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझा देंगे, ठीक है। तो पहले आप देखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे आप इसको रेशियो में ले लीजिए। 0 से 3 0 से, अब रेशियो में रहता है तो 0 सब कैंसिल आउट हो जाता है, यानी कि तीनों अभी यदि कैंसिल आउट होने वाला होता है, यानी कि रेशियो में जो भी संख्याएं होती है वो सारे कैंसिल आउट होने वाली रहती है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। तो आप ये 3 0 से 3 0 इसमें भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसमें भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं? यदि आप 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 से कैंसिल आउट कीजिएगा तो 18 दूना 36 180 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 से कीजिएगा तो 18 दूना 36 और 9 दूना 18 189 हो जाएगा। अब उसके बाद जो है यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 2 दूना 4 और 2 सौ 14 7 207। हमारे यदि आप इसको भी आगे कैंसिल आउट करना चाहें तो यदि आप इसको 9 से कैंसिल आउट करिएगा तो 9 दूना 18 20 बार में। अब यहाँ पे अनुपात का सिंबल है, अनुपात का सिंबल हो गया। इसको आप 9 से गुना के जो है भाग कीजिएगा तो 9 दूना 18 9 एकम 9 दूना 18 9 एकम 9 एकम यानी 21 बार में। इसको आप 9 से कैंसिल आउट करना चाहें तो आपका 9 दूना 18 और 9 3 27 23 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो माय डियर अनुपात आया ये वाला, ये क्या है? लाभ ही का तो अनुपात आया। इन तीनों द्वारा जो भी लाभ आया होगा वो आपका अनुपात में आया। ये तीनों इन्वेस्ट किए हैं 12 महीने, यानी कि 1 ही साल के लिए। तो तीनों 1 ही साल के इन्वेस्ट किए, तो इनका मेन अनुपात जो रेशियो आया इन्वेस्ट किया हुआ वो क्या आया? 20 21 और 23 के रूप में आया। तो ये इन्वेस्ट किया हुआ यानी कि जो भी इन्वेस्ट किए हैं वैल्यू उसका रेशियो में आया है। और इसका रेशियो में जो लाभ आया है वो आपका दे रखा हुआ है, एग्जैक्टली जो वैल्यू आपका दे रखा हुआ है वो आपका 3,84,000 रुपया दे रखा हुआ है। ये क्या है? आपका लाभ है, इन तीनों का लाभ है। तीनों का मिलाकर जो लाभ आया है वो आपका 3,84,000 रुपया आया है। कितना है माय डियर? देख लेते हैं इसको एक बार और। 3,84,000 माय डियर कितना है? हाँ 3,84,000 है। अब यहाँ पे 3,84,000 टोटल का लाभ है, टोटल द्वारा प्राप्त किया हुआ लाभ, और ये भी तो टोटल का लाभ है। यदि आप इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो इन तीनों का टोटल लाभ आपका अनुपात में कितना आएगा? 20 20 40 और 20 40 60 और 60 अच्छा 64। क्या आ गया माय डियर? 64। ये 64 रेशियो में इनका लाभ आया। माय डियर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा क्या कि आप माय डियर यहाँ पे आप सर तो यहाँ पे क्या किए हैं? आप इसका इन्वेस्ट किया हुआ वैल्यू रख दिए हैं और यहाँ पे आप कह रहे हैं लाभ। तो माय डियर इन्वेस्ट किया हुआ वैल्यू रख कर उसके बाद कैंसिल आउट करते हैं तो ये एग्जैक्टली लास्ट में जो अनुपात निकल कर आता है वो लाभ ही तो होता है, वो भी अनुपात में। तो ये भी आपका अनुपात में लाभ हो गया और इधरों आपका जो है रेशियो जो एग्जैक्टली वैल्यू जो है लाभ का वो आपका दे रखा हुआ है 3,84,000। ये भी टोटल का लाभ और ये भी टोटल का लाभ, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो इसको काटिए, कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये कैंसिल आउट करेगा 64 जो है इसको कैंसिल आउट करेगा कितने बार में? यदि 6 बार में कैंसिल आउट करना चाहे तो 6 36 6 चौका 24, यानी कि 6 बार में ये कैंसिल आउट कर देगा। यानी कि एक अनुपात का वैल्यू जो है आपका 6,000 रुपया आया। माय डियर कितना आया? 6,000
6,000 रुपया एक अनुपात का वैल्यू आ गया, एक रेशियो का वैल्यू आपका 6,000 आ गया। आपसे पूछ क्या रहा है, प्रत्येक का लाभ बताइए माय डियर। तो प्रत्येक का लाभ एक रेशियो का मान 6,000, तो यदि आप प्रत्येक का लाभ यानी कि ए का निकालिएगा तो ए का जो लाभ आएगा 6,000 में 2 से गुना कर दीजिए तो 6 दूना 12, 120 हो जाएगा, और 000 है तो 000 यानी कि 1,20,000 जो है ए का प्राप्त लाभ हो गया। यदि बी का निकालिएगा तो बी के का कितना लाभ है रेशियो में 21 है, और एक अनुपात का वैल्यू जो है 6,000 है, तो 21 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6,000 से गुना कर दीजिए। 6,000 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 और 6 दूना 12, 126, और 000 है तो 000। अब यदि सी का भी निकालिएगा तो सी का क्या है, 23 है, अनुपात में 23 है तो 23, और एक अनुपात का मान 6,000, तो 6,000 से गुना कर दीजिए। 6,000 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 0,0,0 3 को है तो 0 हो जाएगा, 36 18, 6 दूना 12, 1 13, अर्थात 1,38,000 जो है सी का प्राप्त लाभ है। यानी कि ए का लाभ जो है 1,20,000, और बी के द्वारा प्राप्त लाभ 1,26,000, और सी द्वारा प्राप्त लाभ जो है आपका 1,38,000 रुपया है। और आपका प्रत्येक का लाभ पूछ रहा है, तो ऑप्शन में इसी तरह ये तीनों का वैल्यू जो है देना चाहिए, लेकिन आपका ऑप्शन में तीनों वैल्यू नहीं दे रखा हुआ है। आपका क्या दे रखा हुआ है, 1,38,000 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है। यानी कि आपका जो पूछ रहा है वो प्रत्येक का नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस टाइप है, प्रत्येक के जगह सी हो जाएगा। यानी सी द्वारा प्राप्त लाभ कितना है वो माय डियर आप बताइए, तो वो हो जाएगा 1,38,000। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा 1,38,000। सिर्फ आपको क्वेश्चन में यहाँ पे मिस टाइप हुआ है, प्रत्येक जो है लाभांश के जगह पर, प्रत्येक के जगह पर सी का लाभांश होगा। क्या होगा माय डियर, सी का लाभांश। तो सी का लाभांश कितना हो जाएगा, 1,38,000। यहाँ पे इसको याद रखना है, ठीक है। तो माय डियर यदि आप क्वेश्चन को समझ गए हैं तो क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में यस बोल दीजिएगा, नहीं समझे नो बोलिएगा, और बताइएगा कि काहे आप नहीं समझे, ठीक है। उस पर हम अगले जो है वीडियो में वर्क करेंगे, या फिर अगले वीडियो में उसको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट अगले सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे ये अगले क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 15 दिन में, 10 दिन में तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हम काफ़ी आपको करा चुके हैं, तो आई होप आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रहा होगा। ए जो कर रहा है वो काम को कितना दिन में कर रहा है माय डियर, 15 दिन में। बी जो काम कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है माय डियर, 10 दिन में। सी जो कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है माय डियर, 12 दिन में। तो 12 दिन में, ठीक है। अब ये 15 दिन में एक काम को कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 1/15 करेगा। हई जो है 10 दिन में एक काम कर रहा है, तो एक दिन में उस काम को कितना करेगा, उस काम का कितना भाग करेगा, तो 1/10 करेगा, तो 1/10 हो गया। और हई सी जो है एक ही काम को 12 दिन में, उसी काम को 12 दिन में करता है, तो उस काम को एक दिन में उस काम का कितना भाग करेगा, तो 1/12 भाग करेगा, अर्थात 1/12 भाग कर दिया। यानी कि ये सारे जो वैल्यू आए हैं ये तीनों, ये कितने, एक ही दिन के तो है, एक दिन का है, एक दिन में कितना काम किया गया है वो है। अब इस सारों को जोड़ दीजिएगा, सभी को जोड़ दीजिएगा, तो जो आएगा वो आपका किया हुआ भाग आएगा। यानी कि 15, 10, 12 का लघुत्तम आपका 60 आ गया, 60 हो गया, 15 चौका 60, 4 हो गया, 10 6 का 60, 6 हो गया, और ये 12 5 60, 5 हो गया, 5 6 11, 11 4 15, यानी कि 15/60 आया, और 15 चौका यहाँ पे 60 कैंसिल आउट हो गया 4 बार में, तो आपका क्या है 1/4 आया। अर्थात ये तीनों द्वारा एक दिन में किया गया कार्य का भाग कितना है, 1/4। यानी कि 1/4 भाग को वो तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं, तो उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे माय डियर। यहाँ पे देखने समझने का प्रयास कीजिएगा, 1/4 है, 1/4 ना है, यानी कि 4 भाग में एक भाग काम को वो तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं, तो एक भाग काम को एक दिन में, 4 भाग में एक भाग काम को एक दिन में, तो पूरे काम को कितना, 4 दिन में। समझने वाली बात है माय डियर, कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पे ये इस 4 जो है 4 गो यदि काम होगा, 4 गो काम में से एगो काम जो है ये तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं, तो है चारों काम कितना दिन में करेंगे, 4 दिन में करेंगे, तो ये 4 दिन विल बी करेक्ट आंसर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे माय डियर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 4 दिन करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ये कुछ अलग नए अंदाज में बताए हैं, इसके पहले जो भी हम सेट में बताए हैं इस क्वेश्चन को, तो पूरे बेसिक तरीके से बताए हैं, तो वो बेसिक तरीका था, और ये आपका कॉन्सेप्ट वाला तरीका है, वो भी कॉन्सेप्ट वाला तरीका था, इसी तरह बनता है, लेकिन ये थोड़ा सा शॉर्ट किए हैं और इसको जल्दी से आपको बताने का प्रयास किए हैं, ताकि आप जल्दी से बनाने का भी प्रयास कीजिए क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
तो हमारी अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। क्या बोल रहा है कि एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। एक पाइप किसी टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप इस भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो माय डियर मान लेते हैं पहला टंकी ए है और दूसरा जो खाली कर रहा है वो टंकी बी है। ये भर रहा है और ये खाली कर रहा है, ये खाली कर रहा है। ये माय डियर कितना देर में भर रहा है। तो माय डियर ए जो है पहला टंकी है वो 12 घंटे में भर रहा है और बी जो है 18 घंटे में खाली कर रहा है। तो ये इसका हम पूछेंगे कि ये एक दिन में 1 घंटे में, ये 12 घंटे में पूरा कार्य कर रहा है, 1 घंटे में कितना कार्य करेगा। 1 घंटे में कार्य मतलब कितना करेगा, यानी कि कितना भरेगा, कितना भाग भरेगा टंकी का। तो उस एक टंकी का ये एक दिन में 1 घंटा में 1/12 भाग भरेगा, 1/12 भाग भरेगा। और यदि हम इसका पूछे माय डियर कि 1 घंटे में ये कितना भरेगा, 1 घंटे में ये कितना जो है खाली करेगा, उस टंकी भरी हुई टंकी को खाली करेगा। ये चूंकि खाली करने वाला टंकी है तो ये टंकी जो है ये नल जो है ये भरी हुई टंकी को 1 घंटे में कितना खाली करेगा। तो माय डियर कितना होगा, 1/18 होगा, 1/18 होगा। अब 1/18 हो गया। ये आपका खाली कर रहा है, ये आपका भर रहा है, तो ये प्लस में और ये खाली कर रहा है तो माइनस में। अब दोनों को सॉल्व कर दीजिए। हाँ 1/12 प्लस में है और ये आपका 1/18 माइनस में है। तो अब इसका बटा का घटाव कीजिएगा तो हमारे दोनों का लघुत्तम निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बढ़तियाँ ही 36, 18 दूना 36, कितना हो जाएगा 1/36। अर्थात ये 1 घंटा में दोनों मिलकर 1/36 जो है कार्य करेंगे, यानी कि 1/1 नल का जो है 1/36 भाग भरेंगे। तो 1/36 भाग ये 1 घंटा में भरेंगे। कितना घंटा में, 1 घंटा में। तो इस पूरे नल को, 36 भाग को जो है कितना घंटा में भरेंगे, ये यानी 36 भाग का एक भाग जो है 36 गो टुकड़ा है, उसमें से एक टुकड़ा को ये 1 घंटा में कर रहे हैं। तो उस 36 टुकड़ा को कितना घंटा में करेंगे, तो पलट दीजिए। यानी कि आप लास्ट वाले स्टेप में यहाँ पे नहीं समझते हैं ना, तो जो भी लास्ट वाले स्टेप में आ रहा है उसको सिर्फ आपको उल्टा कर देना है। अर्थात 36 ऊपर कर दीजिए, नीचे 1 कर दीजिए। अर्थात यानी कि 36 विल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 36 जो है घंटा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो 36 घंटा जो है ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर 4th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करनी है। एक बैलगाड़ी द्वारा 80 किलोमीटर की दूरी जो है 10 घंटा में तय करना है, ये आपको दे रखा हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि आधी दूरी का मतलब क्या, 40 किलोमीटर 3/5 समय में तय कर ली गई, तो शेष दूरी तय करने के लिए बैलगाड़ी की चाल क्या है। तो माय डियर चाल बताना है, चाल, दूसरी चाल बराबर क्या हुआ, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय हो गया, ठीक है। अब माय डियर यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला दूसरी चाल जो है सेकंड वाला चाल से कितना चाल से चल रहा है, क्योंकि पहले तो वो आपका कितना समय में 3/5 समय में तय कर लिया है, 3/5 समय में आधी दूरी तय कर लिया है। तो उसका तो चाल जो होगा वो अलग होगा, उसका चाल अलग होगा। लेकिन दूसरी चाल जो है वो क्या होगी, यदि वो आधी दूरी जो है अब क्या कर ले, शेष समय जो बचा है उतना समय में कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे ना दूरी तो आपको यहाँ पे टोटल दूरी तो दे रखा हुआ है माय डियर, टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्टेंस या दूरी कहिए, तो आपको टोटल दूरी दे रखा हुआ है कितना माय डियर, 80 किलोमीटर। कितना दिया है माय डियर, 80 किलोमीटर टोटल दूरी दिया हुआ है। अब ये 80 किलोमीटर में आधी दूरी वो तय कर लिया है, अर्थात 40 किलोमीटर जो है चल गया है, वो भी कितना समय में। आपको टोटल समय कितना दिया है, टोटल समय माय डियर, टोटल समय दे रखा हुआ है, टोटल टाइम इक्वल टू दे रखा हुआ है 10 घंटा। और इस 10 घंटा में 3/5 देखेंगे क्वेश्चन में माय डियर तो क्या रखा हुआ है, 3/5 समय जो है वो आधी दूरी में लगा चुका है। तो इस 10 घंटा का 3/5 से कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6, अर्थात 6 घंटा में यह आधी दूरी तय कर चुका है। 6 घंटा में माय डियर आधी दूरी यानी कि 40 किलोमीटर ये तय कर चुका है। तो अब कितना तय करना है दूरी,
अब जो दूरी तय करना है, यदि 40 किलोमीटर ये 6 घंटा में तय कर चुका है, तो अब जो दूरी तय करना है वो 40 किलोमीटर तय करना है। कितना माय डियर? 40 किलोमीटर तय करना है। अब जो शेष बचेगा दूरी वही ना तय करेगा। अब आधी दूरी यानी कि 80 किलोमीटर का आधा कितना होता है? 40 किलोमीटर, और वो 40 किलोमीटर 6 घंटा में पूरा किया है। 6 घंटा कैसे निकाले? 10 का 3/5 समय में पूरा किया है, तो 10 का 3/5 यानी कि 5 दूना 10 और 3 दूना 6, अर्थात 6 घंटा ये लगा दिया है। और चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि उसको 10 घंटा में कंप्लीट करना है। कितना घंटा में? 10 घंटा में। तो चूंकि 6 घंटा ही पहले ही आधा दूरी में लगा दिया है, तो अब कितना घंटा लगेगा? 4 घंटा में उसको तय करना होगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है 80 किलोमीटर को 10 घंटा में पूरा करना है, और उसमें से 6 घंटा गुजार लिया आधे दूरी में। तो अब कितना बचा? 4 घंटा बचा। तो आपको जो है दूरी आपको 40 किलोमीटर तय करना है, और अब कितना देर में, कितना समय में तय करना है। समय कितना है? अब 6 घंटा गुजार लिया, तो बचा कितना? 4 घंटा। तो अब 4 घंटा में तय करना है। कॉन्सेप्ट को समझिए माय डियर। ट्रिक तो कहियो आप देखिएगा आप भूला जाइएगा, तो इसलिए ट्रिक के फेरे मत पड़िए, कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि 80 किलोमीटर की दूरी है, 80 किलोमीटर में आधा दूरी जो है वो 10 घंटा का 3/5 समय में चल गया, अर्थात 6 घंटा में चल गया आधा दूरी, तो अब बचा कितना? 4 घंटा ना बचा। 10 घंटा में जो है पूरा टोटल कंप्लीट करना है दूरी 80 किलोमीटर का, और 80 किलोमीटर में आपका 4 घंटा 6 घंटा गुजार लिया, तो आपको बचा 4 घंटा। तो अब 4 घंटा बचा, और टोटल डिस्टेंस कितना बचा है? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर दूरी हो गया, और समय अब कितना चाहिए आपको? 4 घंटा। तो 4 से कैंसिल आउट कीजिएगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर के रूप में आएगा, यानी कि दूसरी चाल जो होगा वो आपका 10 किलोमीटर पर आवर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात कीजिएगा माय डियर यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका सी नंबर ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे काफ़ी अच्छी तरह से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन यानी कि 5th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है माय डियर? आपको 64 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रण दे रखा हुआ है। यदि 64 रुपये का 2 वर्ष का मिश्रण, तो दोस्तों यदि 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि 64 रुपये का 2 वर्ष का मिश्र धन 83.20 हो, तो इसी दर पर 86 रुपये का 4 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? ये आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। माय डियर दे रखा हुआ है, पी दे रखा हुआ है आपका 64 रुपया। क्या दे रखा हुआ है? 64 रुपया। पी मतलब कि मूलधन, क्या माय डियर? मूलधन आपको दे रखा हुआ है 64 रुपया, और मिश्रधन दे रखा हुआ है आपका इसी का मिश्रधन दे रखा हुआ है, अमाउंट जिसको हम बोलते हैं, और इसको ए से जो सूचित किया जाता है वो क्या है? 83.20 यानी कि 20 पैसा। 83 रुपया 20 पैसा आपका मिश्रण दे रखा हुआ है, और दर जो है आपका दर नहीं दे रखा हुआ है, तो आर है, और ये कितना वर्ष में हो रहा है? आपका 2 वर्ष में। यानी कि यहाँ पे समय क्या दे रखा हुआ है आपका? टाइम जो है आपका यहाँ पे लिख लेते हैं, टाइम जो है समय जिसे टी से डिनोट करते हैं, ये आपका 2 वर्ष दे रखा हुआ है, 2 ईयर दे रखा हुआ है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि तो इसी दर पर, यानी कि जिस ये जो दर था जिसमें ये 64 रुपये से 83 रुपया हो गया था, उसी दर पर जो है 86 रुपये का जो है 4 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा ये बताइए। तो माय डियर यहाँ पे आपको 86 रुपये का क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है। 86 रुपये का, 86 है कि 84 है? 86 रुपया है। 86 रुपये का 4 वर्ष का जो है मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन जो है यदि आप निकालना चाहेंगे 86 रुपये का मिश्रधन, तो आपको चूंकि यहाँ पे 86 रुपये पी दे रखा हुआ है, समय देखा हुआ टी इंटू आर लिखना होगा, आर बाई 100। इससे जो है आपको क्या निकालना होगा? ब्याज निकालना होगा, और ब्याज निकालने के बाद यदि आप मूलधन में जोड़ दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो चूंकि आपको आर निकालना होगा, तो आर निकालने के लिए आपको क्या दे रखा हुआ है? इतना दे रखा हुआ है। तो इसमें हम लोग जो है इससे जो है हम लोग आर निकालने का प्रयास करते हैं। कैसे निकालेंगे? यदि आप यहाँ पे देखेंगे माय डियर, तो ये मिश्रधन है और ये मूलधन है। यदि आप मिश्रधन में से मूलधन को घटा लेते हैं, इस मिश्रधन में से जो है मूलधन को आप यदि घटा लेते हैं, तो जो आएगा वो आपका क्या आता है माय डियर? ब्याज ही तो आता है।
यानी कि जो है आप जितना रुपया लिए और उसको ब्याज पर उतना रुपया दान दे दिए, तो जो एक्स्ट्रा रुपया दिए वही तो ब्याज होता है। तो एक्स्ट्रा रुपया मतलब कि क्या, इस मिश्रधन में जो अधिक होगा इस मूलधन से वही तो ब्याज होगा। तो इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0 है 2 है आपका पॉइंट हो गया, ये कितना होगा 3 में से 4 घटेगा आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे 7 में से 6 घटा 1 हो जाएगा 19.20 अर्थात 19 रुपया 20 पैसा जो है आपका ब्याज आएगा। और ये क्या है, ब्याज है। और इस ब्याज से जो है आप यहाँ पे रेट निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि इसी रेट से ये वाला जो है धन 84 रुपया दिया गया है। तो इसी रेट से चूंकि दिया गया है तो आप यहाँ पे रखिएगा मान। तो यहाँ पे पी कितना है आपका 64 अगुने आर क्या हो गया आपका, नहीं दे रखा हुआ है तो आर इसी तरह ले लेते हैं। और टी समय 2 वर्ष दिया है तो 2/100। और ये भी ब्याज ये भी ब्याज दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। आई होप कि आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। कॉन्सोट्रेशन पावर जो है ना वही मायने रखता है माय डियर। कॉन्सोट्रेट होगा यदि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा होगा, आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे ये भी ब्याज हो गया और ये भी ब्याज हो गया, ये भी ब्याज हो गया, ये भी ब्याज हो गया, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो यहाँ से आपका यदि कैंसिल आउट करना चाहें तो यदि आप इस दशमलव काटना चाहेंगे तो बटा में क्या हो जाएगा, 2 को 0 हो जाएगा यानी कि 100 हो जाएगा। और ये दशमलव क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये दशमलव ऐसे कट जाएगा। अब ये 100 से 100 कैंसिल, और ये आपका 64 दूना 128 है, कितना हो जाएगा 128। तो माय डियर यहाँ पे क्या हो जाएगा 128, 64 दूना 128 हो जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, सिर्फ आर। तो एक आर सिर्फ रहने देते हैं और ये 64 दूना 128 जो है गुना में यहाँ पे इधर आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, यानी कि 1920। ये क्या आ जाएगा बट्टा में चला जाएगा 128, यानी कि 128 जो है अब यहाँ पे 64 दूना 128 बट्टा में चला गया। अब ये 128 1920 को कैंसिल आउट करेगा तो ये 15 बार में कैंसिल आउट करेगा, यानी कि आप काटिएगा तो ये 15 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। अर्थात आर यानी कि रेट बराबर जो आपका आ गया, आपका दर जो है 15% यहाँ पे आ गया। और यही दर का तो आवश्यकता है यहाँ पर। यदि आप इसी दर को यहाँ पे पुट कर लेते हैं तो ये 86 पर जो बनेगा वो आपका ब्याज बनेगा, अर्थात 86 रुपया पर 4 साल का ब्याज निकलेगा। क्या निकलेगा माय डियर, 4 साल का ब्याज निकलेगा। और उस ब्याज को यदि इस 86 रुपया में ऐड कर लेते हैं तो आपका जो आएगा वो आपका अमाउंट आएगा, अर्थात मिश्रधन आएगा। क्या आएगा माय डियर, मिश्रधन आएगा। तो ब्याज निकालने के लिए आप क्या कर लेते हैं, ये आपका फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय अगुने दर बटा 100। तो दर आपका 15%, चूंकि आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि दर वही रहेगा, यानी उसी दर पर आपको 86 रुपये का 4 वर्ष का जो है मिश्रधन क्या होगा वो आप बताइए। तो यहाँ पे दर के जगह पर 15% पुट कर लेते हैं तो आपका जो आएगा वो आपका आंसर के रूप में यहाँ पे दे देगा। तो इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या होगा 25 चौका 125 बार में पंक्तियाँ आई 15 और ये 50-25 सॉरी यहाँ पे 50-25 हो जाएगा और ये पंक्तियाँ आई 15 3 बार में। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में 5 एकम 5 और 5 7 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 17.2 बार में 86 कट जाएगा। और यहाँ पे जो निकल कर आएगा वो आपका 1751.6 यानी कि 51.6 रुपया आएगा, यानी कि आपका 51 रुपया और 60 पैसा यहाँ पे आपका क्या निकल कर आएगा, ब्याज। ये क्या निकल कर आया, ब्याज आया। और ये किस पर, ये 86 रुपया पर। और आपसे पूछ क्या रहा है, अमाउंट। तो अमाउंट कैसे निकालिएगा आप, इस 86 रुपया में अमाउंट मूलधन में जो है, मूलधन में आप ब्याज को यानी कि SI जो जिसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट उसको जोड़ देंगे, यानी कि कितना जोड़ेंगे 51.6 रुपया। तो जो आएगा वो आपका मिश्रधन निकल कर आएगा। तो कितना हो जाएगा माय डियर, ये 6 है तो 6 1 का 6 7 8 5 13 137 रुपया और 6 पैसा जो आए आपका मिश्रधन के रूप में निकल कर आएगा। तो इस तरह जो है आप इसको बना सकते हैं। या फिर आपका जब यहाँ पर रेट 15% माय डियर निकल गया ना, तो यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हैं मिश्रधन। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिख जाएगा। तो आप ये डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं। मूलधन क्या है 86 रुपया, तो 86 रुपया का 115% जो है 104 बार यानी 4 वर्ष का निकालना है चूंकि। तो 115/100 115/100 115/100 यानी कि 4 बार 115/100 को लिख कर गुना कर दीजिए और उसमें 86 से गुना कर दीजिए। जो आएगा वो आपका मिश्रधन अमाउंट निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा माय डियर, अमाउंट निकल कर आ जाएगा। ये पूरा कैंसिल आउट कीजिएगा तो वो जो आएगा वो आपका कितना देगा, वो आपका
137 रुपया और 6 पैसा यानी कि 60 पैसा जो है आपका आंसर के रूप में देगा। तो यहाँ पे भी इतना ही आएगा, आप कैंसिल आउट करके देख लीजिएगा, और यहाँ पे भी जो है इतना ही आएगा। तो इस तरह बनाइए या फिर इस तरह बनाइए, दोनों कंसेप्ट को आप अपने हाथ में रखिए, अपने साथ में रखिए, तब जो है आप आसानी से आप क्वेश्चन को एग्जाम में पिक कर पाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो माय डियर, यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन भी एसआई और सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यदि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो इतने ही धन का इसी दर पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है वो आप बताइए। तो माय डियर, यदि आपका यहाँ पे क्या क्या दे रखा हुआ है उसको आप लिखना चाहिएगा। तो आपको मूलधन जो है नहीं दे रखा हुआ है, आपको मूलधन चूंकि नहीं दे रखा हुआ है तो मूलधन हमको क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं हम। और आपको रेट जो दे रखा हुआ है वो आपका दे रखा हुआ है 5%, और जो दे रखा हुआ है वो समय दे रखा हुआ है, टाइम दे रखा हुआ है कितना, 3 ईयर्स दे रखा हुआ है। और उसके बाद जो दे रखा हुआ है वो आपका सिंपल इंटरेस्ट जिसे एसआई हम लोग बोलते हैं, वो आपका 1200 रुपया दे रखा हुआ है। और बोल रहा है कि इसी मूलधन पर जो है, इसी मूलधन पर इसी रेट से इतने ही समय के लिए, अर्थात 3 साल के लिए है, हाँ 3 साल के लिए आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा वो बताइए। तो माय डियर, सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। जब तक आपको मूलधन पता नहीं होगा तब तक आप चक्रवृद्धि के ब्याज कैसे निकालिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 का पावर n माइनस P, यही तो होता है। तो ये P आपको मालूम होना चाहिए, चूंकि यहाँ पे आपका R जो है 5% दे रखा हुआ है, ये दे रखा हुआ है, और समय N जो है आपका 3 ईयर दे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों दे रखा हुआ है, लेकिन आपका P जब तक मालूम नहीं होगा तब तक ज्ञात कीजिएगा, नहीं ज्ञात कर पाइएगा। तो यहाँ से आप माय डियर ज्ञात कर सकते हैं P कैसे ज्ञात कर सकते हैं, चूंकि आपको ब्याज यहाँ पर आपको दे रखा हुआ है कितना, 1200 रुपये दे रखा हुआ है ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T। क्या ये साधारण ब्याज में क्या होता है फॉर्मूला, साधारण ब्याज का P × R × T होता है, और ये साधारण ब्याज का तो ब्याज है 1200, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये किसके बराबर है, 1200 रुपये के बराबर है, 1200 रुपये के बराबर है। और यहाँ पे यदि आप आगे चलिएगा, इसको आगे ले जाइएगा, तो P आपको नहीं दे रखा हुआ है तो P रहने देते हैं। इसी तरह R दे रखा हुआ है आपका 5%, चूँकि यहाँ पे 5% आप देख पा रहे होंगे। और T समय जो है आपका 3 ईयर दे रखा हुआ है, बट्टा में 100 होता है, 100 = में 1200, अर्थात ये भी ब्याज दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो जब दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए तो काट कूट करेंगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या होगा, 25, ये कितना होगा, 25 बार में 20 बार में 20 500, और ये आपको कैंसिल आउट करेगा कितने नंबर में, इसको 3 चौका 12 400 बार में, और ये 400 में 20 से गुना हो जाएगा। तो P बराबर कितना हो जाएगा आपका, 8000 रुपया आ जाएगा। यहाँ पे 20 में 400 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 8000 रुपया आपका P अर्थात मूलधन निकल के आ गया। तब आप यहाँ से आप आसानी से जो है P का वैल्यू यहाँ पे फुट करके 8000 आप निकाल सकते हैं। क्या P का वैल्यू पुट कीजिएगा माय डियर, P का वैल्यू 8000 यहाँ पे पुट कीजिएगा, तो आपका यहाँ पे 1 + 5% जो है आपका रेट दे रखा हुआ है /100, अब पावर n समय 3 ईयर दे रखा हुआ है, और P कितना है 8000, तो आप माइनस कीजिएगा। आई होप कि आपको ये फार्मूला दोनों याद होगा, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, नोट भी कर लीजिए, ताकि आपको लंबे समय तक ये याद रहे। काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है ये, इसी से रिलेट करता हुआ सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो आई होप आप इस समझ गए होंगे बातें को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यह क्या होगा, यहाँ पे 8000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, और इंटू में आपका ये 5 से 100 कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में। तो 20 से कम 20, अब 20 आए कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक है ना है, तो 20 1 21, 21 बटा 20 हो गया। इस पूरा का पावर कितना हो गया, 3 हो गया, और माइनस में आपका 8000 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा, तो यहाँ पे 8000 गुने है 21 बटा 20 का पावर 3 का मतलब क्या कि 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20 गुने 21 बटा 20, 3 बार लिखकर गुना कीजिए, और माइनस में ये 8000 है तो माइनस में 8000 हो गया। क्या हो गया, माइनस में 8000 हो गया। अब देखिए तो यहाँ पे है 20 में गुना कीजिएगा तो 400 में 20 से गुना कीजिएगा तो 8000 हो जाएगा, यानी कि ये 8000 पूरा इस 8000 को कैंसिल आउट कर देगा। इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8000 आएगा, और ये 8000 पूरा इस 8000 को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या बचेगा आपका, ये 21 गुने 21 बनेगा। तो 21 में 21 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 441 होगा, और 441 से फिर 21 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, गुना कर लीजिए, 2 4 दूना 8, 4 दूनी 8, 1 4 2 6, 8 4
12 अब 12 यानी कि 9261 यहाँ पे आपका गुना करके आया 21 का पावर 3, यानी कि 21 को 3 बार लिखकर गुना कीजिएगा तो 9261 आएगा। और उसमें से यदि आप 8000 माइनस कर लेते हैं तो जो आएगा वो आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो ये आपका 1261 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हुआ और यही आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका ऑप्शन जो है 1261 रुपया ऑप्शन नंबर बी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर होगा। देन आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग में बताएं इसलिए ताकि आप आसानी से इसको समझ पाएँ, नहीं तो ये शॉर्ट में काफ़ी जल्दी भी बन सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम नहीं बनाए थे आपको किसी प्रैक्टिस सेट में, इसलिए हम इसको थोड़ा सा लॉन्ग ले गए। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी यदि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल निकालना है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको एक त्रिभुज दे रखा हुआ है, इस त्रिभुज की जो है तीनों भुजाएं अलग अलग प्रकार की दे रखी है। एक 13 सेंटीमीटर है और एक 14 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है। यानी कि ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के इक्वल ना हो, वो क्या होती है माय डियर? वो कौन सी त्रिभुज होती है? वो विषमबाहु त्रिभुज होती है। क्या होती है? विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है माय डियर? विषमबाहु त्रिभुज होती है। तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज है और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था किसमें बताया था? क्षेत्रमिति मेंसुरेशन वाले क्षेत्रफल वाले जो है कॉन्सेप्ट वाले, यानी कि क्षेत्रफल वाला जो फार्मूला आपको बताया था। सारे फार्मूले को एक साथ लेकर आपको बताया था कि ये सारे फार्मूले बनेंगे ऐसे ऐसे। तो यानी कैसे कैसे सारे फार्मूले बनते हैं, क्रिएट होते हैं और क्यों आपका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है, वो सारे बताए थे। उसी में ये भी आपको जो है विषमबाहु त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल हमने बताया था। क्या बताया था? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपका विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माय डियर क्या बताया था हमने? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही तो बताया था। और ये ए और ये बी और ये सी क्या है? ये आपका तीनों भुजाएं हैं। ये क्या है माय डियर? ये तीनों भुजाएं हैं त्रिभुज के। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों भुजाएं होते हैं और ये एस जो होता है इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। एस क्या होता है माय डियर? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या माय डियर? अर्ध परिमाप। इसको याद रखिएगा, एस जो होता है अर्ध परिमाप। और एस को निकालते कैसे हैं? तीनों भुजाओं का योग आप बटा में कर देते हैं 2, तो आपका जो आता है वो आपका क्या आता है? अर्ध परिमाप अर्थात एस आ जाता है। तो ए का मान क्या है? 13, 14, बी का मान, सी का मान 15 और बटा में 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका एस का मान आ जाएगा वो क्या आएगा? कितना? 13 दूना 13, 4 3 7 7 5 12 1 2 2 2 2 4 यानी कि 42 बटा 2 आ जाएगा। कैंसिल आउट कीजिएगा तो 21 आएगा। अर्थात 21 जो है आपका अर्ध परिमाप आ गया। तो आपका एस भी मालूम चल गया, ए और बी और सी आपको मालूम है। आप पुट कर दीजिए, वैल्यू जो आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। एस का मान 21 है, यहाँ पे 21 माइनस कितना कीजिएगा? 13 कीजिएगा, फिर 21 माइनस कितना कीजिएगा? 14 कीजिएगा, फिर 21 माइनस कितना कीजिएगा? 15 कीजिएगा और फिर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाइएगा। कितना हो जाएगा? 21 गुना ये 21 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा गुना, और 21 में से 14 घट जाएगा तो कितना होगा? 6 7 हो जाएगा। 21 में से 15 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप गुना कीजिए या फिर इसका अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। तो अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 3 गुना 7 के रूप में। इसको 2 के पावर 3 अर्थात 2 गुने 2 गुने 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 इस तरह तोड़ सकते हैं। इस 7 है तो 7 को तोड़ तो नहीं सकते हैं, तो इसलिए 7 को इसी तरह रहने देते हैं। और इसके बाद 2 3 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं अभाज्य में। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो ये एगो 3, ये एगो 3, 2 को 3, तो 2 को 3 के लिए एगो 3 आपका बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये एगो 7 और ये एगो 7, इस 7 को लिए एगो 7 बाहर निकल जाएगा। हई 2 गो 2 हई 2 गो 2, यानी कि 2 गो 2 आपका फिर से बाहर निकल जाएगा। ये वर्गमूल हो गया, सबका वर्गमूल हो गया। समझ नहीं रहे हैं आप? ये पूरा का वर्गमूल आपका इतना हो गया। यदि आप पूरा में ही गुना करते हैं उसके बाद वर्गमूल निकालते तो इतना आता है। आप गुना काहे ला कीजिएगा? इसको अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ दीजिए। उसके बाद दो का जोड़ा लगाकर एक ही को निकाल लीजिए। दो के बदले एगो निकल गया। हई 2 के बदले एगो 3, हई 2 7 के बदले एगो 7, हई 2 के लिए एगो 2, हई 2 के लिए एगो 2 निकल गया। अब गुना कर लीजिए। 3 7
है 21, 21 में 2 दूना 4, 4 से गुना कीजिएगा तो 21 में 4 से गुना कीजिएगा 84 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर होगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह जो भी दे रखा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है माय डियर, ये वाला होता है, इसको याद रखिएगा। इसमें अर्ध परिमाप क्या होता है, एस बराबर तीनों भुजाओं का योग बटा 2 अर्ध परिमाप होता है। ओके, तो यहाँ पे आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा परिमाप जो है 46 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल क्या है। काफी सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। क्या दे रखा है माय डियर, आयताकार खेत का आयताकार खेत जो है, खेत का विकर्ण पहले दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है माय डियर, विकर्ण दे रखा हुआ है। कितना दे रखा हुआ है, 17 सेंटीमीटर। जी हाँ 17 मीटर माय डियर, कितना 17 मीटर दे रखा हुआ है। और क्या दे रखा हुआ है आपका माय डियर, और यदि आप देखिएगा तो आपका परिमाप भी दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, परिमाप। आयताकार वही होगा आपका आयताकार खेत का परिमाप क्या दे रखा हुआ है माय डियर, परिमाप आप देखिएगा तो 46 मीटर दे रखा हुआ है, 46 मीटर। तो यहाँ पे आयत में होता क्या है, एगो लंबाई होता है एगो चौड़ाई होता है, एगो लंबाई एगो चौड़ाई, एगो लंबाई एगो चौड़ाई, एगो लंबाई एगो चौड़ाई। आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। और लंबाई यदि हम क्या मान लेते हैं, लंबाई यदि हम मान लेते हैं ए मान लेते हैं, और चौड़ाई क्या मान लेते हैं माय डियर, चौड़ाई मान लेते हैं हम लोग बी मान लेते हैं। ठीक है, तो आयताकार खेत का विकर्ण, तो विकर्ण अर्थात आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण क्या होता है माय डियर, आयत का विकर्ण रूट अंडर ए का स्क्वायर अर्थात लंब का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयताकार खेत का विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो रूट अंडर लंबाई क्या है ए, तो ए का स्क्वायर, आप प्लस चौड़ाई क्या है बी, तो बी का स्क्वायर इक्वल टू आपका दे रखा हुआ है कितना 17, अर्थात हयो विकर्ण दोनों विकर्ण एक दूसरे के इक्वल। तो हई इधर रूट अंडर है तो इस रूट को उधर भेजिएगा तो इसमें स्क्वायर चढ़ जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17 का स्क्वायर। या फिर आप यहाँ पे इसको ये भी बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 हो गया। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे चलिएगा तो आयत का परिमाप क्या होता है माय डियर, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे चलिएगा तो आपका आयत का परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई ए और प्लस चौड़ाई बी है, तो बी इक्वल टू क्या है 46 है, 46। तो ये भी परिमाप ये भी परिमाप दोनों एक दूसरे के इक्वल। तो यहाँ से यदि गुना में 2 है इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, अर्थात ये 2 इसको कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या बचेगा आपका ए प्लस बी इक्वल टू 23 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करते हैं माय डियर, हाई ए प्लस बी को का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि इसका हम स्क्वायर वर्ग कर देते हैं। तो इसका हम वर्ग करेंगे क्या है बाद में आपको पता चलेगा। तो इसका वर्ग करेंगे तो इसका भी तो वर्ग करना पड़ेगा, अर्थात बराबर के इधर वर्ग करेंगे तो बराबर को उधर तो वर्ग करना पड़ेगा, अर्थात बराबर के RHS में वर्ग करेंगे तो LHS में भी वर्ग करना पड़ेगा। LHS में स्क्वायर रूट करेंगे तो RHS में भी आपको रूट करना पड़ेगा, यानी कि वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका वर्ग किया तो इसका भी वर्ग करना पड़ेगा। तो 23 का आपका वर्ग हो गया, 23 का वर्ग हो गया। और 23 का वर्ग कितना होता है 529, कितना 529। तो चलिए आगे लिखते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab इक्वल टू आपका 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 529 हो गया। अब थोड़ा सा इधर हम लोग लिख लेते हैं। अब यहाँ पे माय डियर यहाँ पे देखिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चूंकि आपका यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 289 दे रखा हुआ है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 289 और प्लस में 2ab है तो प्लस में 2ab हो गया इक्वल टू में आपका 529, तो 529 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये 289 प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 2ab, इधर क्या बचेगा 2ab और ये 289 इधर आके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 529 में से आप 289 क्या कर लीजिए घटा लीजिए। तो अब क्या है यहाँ पे आ गया माय डियर, यहाँ पे घटा दीजिए। तो यहाँ पे 2ab इसमें से घटा लीजिए तो 9 में से 9 घटेगा तो 0, 2 में से 8 ना घटेगा तो 12 में से 8 घटेगा तो 4, यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा 240। और यहाँ पे देखिएगा तो ये गुना में 2 है तो ये 2 इधर आएगा तो भाग में आएगा, अर्थात इसको काट देगा तो कितना हो जाएगा ab बराबर आपका 12 दूना 24 अर्थात 120 हो जाएगा।
और ये आपका ए बी आया 120 और यही आपका राइट आंसर होगा। कैसे? तो देखिए कैसे कैसे माय डियर, यदि आपको हम बोले कि आयत का क्षेत्रफल अर्थात आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर आपका माय डियर फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। और लंबाई है कितना, लंबाई है ए और चौड़ाई है कितना माय डियर बी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और यही ए बी तो है ये ए बी, और इसी का तो मान हम लोग निकाले हैं 120। तो यहाँ पे जो है माय डियर लॉजिक समझना है, जिस तरह आपको क्वेश्चन दे रखा होगा उससे एक कदम आपको आगे सोच कर समझ कर जो है आपको चलना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे खेत का विकर्ण अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर माय डियर। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल गया, और यहाँ पे जो है परिमाप दे रखा हुआ अर्थात 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई अर्थात यानी कि ए प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मान दे रखा हुआ है, तो ए प्लस बी और वहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे यदि स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इसमें तो ए भी होता है, तो ए भी मतलब क्या, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो यहाँ से आपका लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात ए भी निकल जाएगा। तो इस तरह जो है आपको सोचना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छा कर पाइएगा एग्जाम में। तो इस तरह आपको कंसंट्रेशन पावर होना चाहिए और सोचने का तरीका भी होना चाहिए। तो आई होप कि आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो माय डियर यदि अगले क्वेश्चन 9th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आपको दे रखा हुआ है क्या कि एक जो है 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 अर्थात 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो माय डियर यहाँ पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपको हम बताए थे 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही तो होता है। तो आपको सारा चीज़ दे रखा हुआ है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट कर देना है। लंबाई क्या दे रखा हुआ है आपका माय डियर 13 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, नहीं 24 सेंटीमीटर 24, और चौड़ाई कितना दे रखा हुआ है आपका 14, प्लस में क्या हो जाएगा आपका 14, चौड़ाई दे रखा हुआ है 14, तो गुने हो जाएगा आपका 7.5, प्लस में क्या हो जाएगा माय डियर, और क्या दे रखा हुआ है आपका, दे रखा हुआ है हाँ चौड़ाई ऊंचाई हो गया आपका कितना 7.5 हो गया, तो 7.5 और गुना में आपका क्या हो जाएगा 24, लंबाई क्या है 24, तो 24 अब गुना कर दीजिए, जो आएगा आपका वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू उसी का जो वही जो है आपका राइट आंसर होगा। गुना कीजिए 24 में 14 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा माय डियर, 24 में 14 से 240, 240 में 24 चौका 96 से गुना जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 6 9 और 13 2 1 3 अर्थात 336 आ गया यहाँ पे। प्लस में 14 में 7.5 से गुना कीजिएगा तो 14 सते 98, 98 और 7 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। प्लस में फिर 24 में 7.5 से गुना कीजिएगा तो आपको कितना हो जाएगा 24 में 7.5 से पहले 7 से गुना कीजिए तो 7 चौका 28, और उसके बाद 7 गुना 14 है और 2 16, और उसके बाद 12 कितना हो जाएगा आपका 0 6 1 7 1 8 8 1 180, क्या हो जाएगा माय डियर 180 यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो 2 आई सबको गुना में आई सबको जोड़ दीजिए तो 6 5 11, 11 का 1 और उसके बाद 3 0 8 3 8 11 1 8 सिर्फ 12 के 2 हाथ में 1, फिर 3 1 4 4 1 5 5 1 6 621 हो गया। गुना कर दीजिएगा तो 2 1 2 2 दूना 4 और 6 दूना 12 अर्थात 1242 जो है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर जो भी जिसमें भी दे रखा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात जो है 1242 ऑप्शन नंबर सी में दे रखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी विल भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप आप यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। यहाँ पे आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी सिंपल भी होते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट का मतलब ये नहीं होता है कि सारे क्वेश्चन हम लोग हार्ड ही करें, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन करें जो काफ़ी आसान भी होते हैं, जिससे हम डीमोटिवेट ना हुए और जो है हम लोग का सेशन चलता रहे। और ये जो है आपका ये थोड़ी ना है कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में पूछा ही गया है। आपका लगभग बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो है आपका 2009 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 2009 ITI एंट्रेंस एग्जाम जो बिहार में हुआ था उसमें पूछा गया है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये नहीं होना है कि सर ये सिंपल हो गया तो वो सिंपल हो गया। तो सिंपल भी है, जो सिंपल भी है वो भी आपका पूछा गया क्वेश्चन ही है, इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं। तो आई होप आप यहाँ बातें को समझ गए होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
तो माय डियर आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको ये सेट से रिलेट क्वेश्चन सेट से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन है। ये अगर आप जो है समुच्चय जो है हम लोग का 11th क्लास में पढ़ना है और 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ना है, इसलिए आपको यहाँ पे IIT एंट्रेंस एग्जाम में भी जो है सेट से थोड़ा हमारा बेसिक लेवल का क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ पे आपको 2 को सेट दे रखा हुआ है, एक ए दे रखा हुआ है, एक ए सेट में दे रखा हुआ है आपका 2 3 4 और 6 दे रखा हुआ है, और बी बराबर दे रखा हुआ है आपका सेट क्या है 3 4 7 2 दे रखा हुआ है। और आपसे पूछ रहा है क्या कि a माइनस बी ज्ञात करें। तो माय डियर समुच्चय में जो है जब भी हम लोगों का अंतर अर्थात घटाव ज्ञात करना होता है तो हम लोग जो ज्ञात करना होता है उसको लिख देते हैं। तो वो आपका a में से ज्ञात करना है, माइनस करना है b, तो a का मान क्या है माय डियर 2 3 4 6 है, और यहाँ पे b का मान क्या है तो माइनस में b कितना हो जाएगा 3 4 7 और 2 ये हो जाएगा। अब माइनस कीजिएगा माय डियर, तो जो जो मिलता है इसमें से उसको न लिखेंगे, जो नहीं मिलता है उसको लिख देते हैं। ई ना कि हम 2 में से 3 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो माय डियर यहाँ पे हार्सी लेंगे तो 12 में से 3 घटाएगा तो 9, तो इस तरह नहीं होता है। इसको देखते हैं, इसमें का वैल्यू जो जो इसमें मिलता है उसको छोड़ देते हैं और बाकी सबको लिख देते हैं। तो इसमें 2 है तो 2 में से 2 ये तो घट जाएगा तो ये तो नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद 3 में से 3 घट जाएगा तो ये भी नहीं लिखेंगे। 4 में से 4 भी घट जाएगा तो ये भी नहीं लिखेंगे। 6 और 6 में से इसमें 6 है नहीं है तो 6 नहीं घटेगा, तो सिर्फ आपका 6 यहाँ पे लिखेंगे। और यही घटाव का मतलब यहाँ पे समुच्चय में होता है। तो इसमें जो जो है, यदि इसमें जो जो है इसमें है तो उसको नहीं लिखेंगे, इसमें ऐसा वाला अंक को यहाँ पे लिखेंगे, ऐसा वाला अवयव को यहाँ पे लिखेंगे। ये सारे क्या है माय डियर अवयव है, क्या है अवयव है। इन सबको अवयव कहा जाता है, एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इन सबको अवयव अर्थात एलिमेंट कहा जाता है। तो वो अवयव जो इसमें मिलते हैं उसको छोड़कर बाकी जो नहीं मिलते हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और वही आपका a माइनस बी हो जाता है, a माइनस बी हो जाता है। तो ये आपका a माइनस बी इक्वल टू आपका जो है सेट 6 हो जाएगा, और यही आपका सही उत्तर होगा। यदि आप ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। और यदि माय डियर यहाँ पे एक और पूछ देता है कि ए यूनियन बी बताइए, तो ए यूनियन बी का मतलब कि क्या यूनिवर्स, यानी कि सबको जोड़ दीजिए। अर्थात ए कितना है 2 3 4 6 है, और उसके बाद यूनियन का सिंबल, उसके बाद बी कितना है 3 4 7 और 2 है, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ देना है, जोड़कर एक में लिख देना है। अर्थात 2 है तो 2, यानी कि 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे 2 बार 2 नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। अर्थात इसमें एक बार 2 लिख दिए तो हो गया। उसके बाद 3 देखेंगे, 3 है। उसके बाद क्या है लिख देंगे, 4 है 4 लिख देंगे। उसके बाद 6 है, 6 इसमें भी नहीं है तो 6 भी लिखेंगे। यूनियन का मतलब यही होता है कि जो जो है सबको लिखेंगे और जो डबल बार है उसको नहीं लिखेंगे। अर्थात एक अवयव को एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हो गया, उसके बाद क्या हो गया माय डियर, उसके बाद यहाँ पे 7 है तो 7 इसमें नहीं है तो 7 को भी लिख देंगे। तो ये आपका हो गया ए यूनियन बी। और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी पूछता है, क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी पूछता है। अर्थात ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि दोनों में कम जो है दोनों में जो है कॉमन क्या है वो, तो दोनों में कॉमन क्या है माय डियर ए इंटरसेक्शन बी निकालिएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 इसमें भी है तो इसमें भी 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 इसमें भी है 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 इसमें भी है, इसमें भी 4 है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 6 इसमें है, इसमें 6 नहीं है। उसके बाद कोई भी नहीं मिल रहा है तो ये आपका 2 3 4 जो है ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे माय डियर हमारा जो है दुर्गा पूजा का जो है फिर से साउंड जो है जोरदार तरीके से बजना स्टार्ट कर दिया। तो इस सेशन का यहीं पे अंत करते हैं। अंततः ये हम लोग टॉप 10 जो है क्वेश्चन का सीरीज ये भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरे सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और इसके बाद भी कोई डाउट वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम उसका अधिक से अधिक समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब थोड़ा सा दुर्गा पूजा का धूम धड़ाका मचने दीजिए, और मचना नहीं चाहिए, क्योंकि साल में एक ही बार तो आती है माँ, और वो भी 10 दिन के लिए, उसके बाद चली जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सेक्रीफाइस या वगैरह कुछ भी हो हम भी करने के लिए तैयार है। ओके, सब माता का कृपा है, और माता की कृपा के साथ साथ आपका भी कृपा है कि जो आप हमारे साथ लंबे समय से बने हुए हैं। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद आपके लिए, आपके इस प्यार के लिए। तो चलिए इस सेशन का अंत यहीं पे करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।